अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा लेकर आया हूं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि आपका आज कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। तो पहला लफ्ज़ है आपका नज़रिया। नज़रिया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम लफ्ज़ है। तो नज़रिया का जो हिंदी होता है वो होता है विचारधारा। नज़रिया का हिंदी क्या होता है? विचारधारा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का जो हिंदी होगा वो विचारधारा और जो उर्दू होगा वो होगा नज़रिया। आपका दूसरा लफ्ज़ है तसव्वुर। तसव्वुर इसका जो मतलब है वो है जैसे ज़हन में कुछ सोच लेना, कोई खाका बना लेना किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, उसी को बोलते हैं तसव्वुर। तो तसव्वुर का हिंदी होता है अवधारणा और इसका इंग्लिश होता है कंसेप्ट। यानी कंसेप्ट अगर किसी चीज़ पे आपका बन जाता है तो आप उस चीज़ को जल्दी भूलेंगे नहीं। तो वही होता है अवधारणा इसका हिंदी, और इसका उर्दू होता है तसव्वुर। आपका तीसरा लफ्ज़ है मंतिक। आपका तीसरा लफ्ज़ क्या है? मंतिक। तो मंतिक का हिंदी होता है तर्क और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक। तो लॉजिक का हिंदी हो गया तर्क और इंग्लिश उर्दू हो गया मंतिक। तो मंतिक क्या होता है कि जैसे कोई शख्स कुछ बोला और उस पे एकदम मंतिकी जवाब दिया, बिल्कुल तर्क अकल को लगती हुई बात, तो उसी को बोलते हैं मंतिक। उसी को हिंदी में बोलते हैं तर्क, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक। आपका चौथा लफ्ज़ है हसासियत। तो हसासियत क्या होता है? कोई इंसान है और वो बहुत ज़्यादा हसास है, और यानी वो हसास जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसी के अंदर हसासियत पाया जाएगा। यानी इसी हसासियत को ये बोलते हैं हिंदी में संवेदनशीलता। क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिबिलिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंसिबिलिटी। तो सेंसिबिलिटी का जो हिंदी होता है वो होता है संवेदनशीलता, और इसी को उर्दू में बोलेंगे हसासियत। आपका पांचवा लफ्ज़ है तशखीस। तशखीस या इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा? तायुन। यानी किसी चीज़ का तशखीस करना, तायुन करना, यानी उसको क्या करना? समझना। तो तशखीस का जो हिंदी होता है वो होता है आकलन। यानी अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो एग्ज़ाम से जैसे ही निकला तो उसका पेपर देख के, या वो बच्चा बोला कि हमको इतना नंबर आ रहा है, तो उसका आकलन कर लिया जाता है। जैसे एग्ज़ाम लिया जाता है तो ये खुद उस बच्चे का आकलन है कि उसने कितना सीखा है। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट का जो हिंदी होता है वो होता है आकलन, और इसी का उर्दू जो होता है तशखीस या तयन। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम दिया और उसका एग्ज़ाम लिया गया तो वो क्या हो गया? असेसमेंट। असेसमेंट का जो हिंदी हो जाएगा वो आकलन, और उर्दू हो जाएगा तशखीस या तयन, यानी उसको जांच भी आप बोल सकते हैं। आपका छठा लफ्ज़ है मुताबिकत। मुताबिकत इसका जो हिंदी होता है वो होता है प्रासंगिता। प्रासंगिता का जो दूसरा हिंदी होगा वो संबंधिता होगा। यानी संबंधित किसी चीज से होगा तो उसी को बोलते हैं प्रसंग या प्रासंगिता या संबंधिता। इसी को इंग्लिश में बोल देंगे रिलेवेंस। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? रिलेवेंस। यानी कि रिलेवेंस का मतलब यही होगा कि किसी चीज से कोई चीज मुताबिकत रखती है, तो उसी को उर्दू में मुताबिकत और हिंदी में बोलेंगे प्रासंगिकता, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे रिलेवेंस। आपका सातवां लफ्ज है तरीक़े-ए-कार, यानी काम करने का तरीका। तरीक़े-ए-कार का क्या मतलब होता है? काम करने का तरीका। इसी को हिंदी में बोलेंगे कार्य प्रणाली, यानी कि काम करने का तरीका। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मेथोडोलॉजी। क्या बोलेंगे? मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी का हिंदी होगा कार्य प्रणाली और उर्दू होगा तरीक़े-ए-कार, यानी काम करने का तरीका। आपका
8वां लफ्ज है तासीर। तासीर का जो हिंदी होगा वो होगा प्रभावशीलता, यानी प्रभावशीलता। यानी तासीर यानी किसी कोई शख्स कोई काम करे और उस अपना उसमें असर छोड़ दे, यानी तासीर छोड़ दे, तो इसी को बोलते हैं प्रभावशीलता हिंदी में। और इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिवनेस। क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का जो हिंदी हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रभावशीलता। और उर्दू में इसको बोलेंगे तासीर। उर्दू में क्या बोलेंगे? तासीर। यानी कोई काम हो रहा है और उसमें कुछ उस काम का असर झलक जाए, उसी को क्या बोलते हैं? तासीर। जैसे कोई शख्स अपना इलाज करा रहा और दवाई ले रहा, दवाई खाने के बाद क्या हो जाता है? उसका असर दिख जाता है, तो उसी को बोलेंगे तासीर, और उसी को बोलेंगे प्रभावशीलता, और उसी को बोलेंगे इफेक्टिवनेस। आपका 9वां लफ्ज है जिद्दत। बहुत ही अहम लफ्ज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। जिद्दत यानी कि जिसमें कुछ नयापन पाया जाए, इसी को दूसरे मुतरादिफ अल्फाज में बोलते हैं इख्तिरा। इसी को हिंदी में बोलेंगे नवाचार, यानी जिद्दत के माना में नयापन हो किसी चीज़ में। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इनोवेशन। इनोवेशन यानी कोई चीज़ पहले से बनी हुई थी और उसमें कुछ और इजाफा कर दिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इनोवेशन। तो ये इनोवेशन का हिंदी होता है नवाचार, और इसका जो उर्दू होता है वो होता है जिद्दत या इख्तिरा। आपका 10वां लफ्ज है तशरी। तशरी, इसका दूसरा अगर मतलब आप उर्दू बोलेंगे तो तौज़ीह भी बोल सकते हैं। तो तशरी यानी किसी चीज़ की वजाहत करना, किसी चीज़ की तशरीह करना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताना, तो उसी को तशरीह बोलते हैं। इसका हिंदी होता है व्याख्या, यानी किसी चीज़ की व्याख्या करना, यानी बहुत डिटेल में कोई चीज़ बताना, तफसील से बताना, इसी को व्याख्या बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा व्याख्या, और इसी को उर्दू में क्या बोलेंगे? तशरीह। उर्दू में क्या बोलेंगे? तशरीह। आपका 11वां लफ्ज है मकसद। मकसद का जो दूसरा मुतरादिफ अल्फाज है उर्दू में वो हो जाता है गर्ज। गर्ज और मकसद यानी ये मुतरादिफ अल्फाज है, और इसका जो हिंदी होता है वो होता है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब भी क्या होता है? मकसद। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे बोलते हैं कि किस उद्देश्य से आप ये काम कर रहे हैं, यानी आपका ये काम करने का मकसद क्या है, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका हिंदी हो जाएगा उद्देश्य, और उर्दू में बोलते हैं मकसद या गर्ज। आपका 12वां लफ्ज है इल्ज़ाम। 12वां लफ्ज क्या है? इल्ज़ाम। यानी जब किसी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो उस पर इल्ज़ाम लगता है पहले, तो उसी को बोलते हैं इल्ज़ाम। और उसी को हिंदी में बोलेंगे आरोप। यानी पहले आरोप लगता है, फिर कोर्ट में जाके उस पर आरोप सिद्ध होता है। तो इल्ज़ाम का हिंदी हो जाएगा आरोप, और इसका इंग्लिश हो जाएगा इलिगेशन। क्या हो जाता है? इलिगेशन। तो इलिगेशन का हिंदी हो जाएगा आरोप, और इसका उर्दू हो जाएगा इल्ज़ाम। आपका 13वां लफ्ज है हल्फनामा। हल्फनामा बहुत ज़्यादा ये सुना जाता है, बोला जाता है। जैसे मतलब कोर्ट कचहरी में अगर हमको जॉब लेना है तो उससे पहले हमको हल्फनामा दिया जाता है कि हम सही है, मेरा सर्टिफिकेट सही है, तो उससे पहले क्या देते हैं हम? हल्फनामा। इसी को हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। तो शपथ पत्र हर किसी की ज़बान पे होता है, हल्फनामा उतना प्रचलित नहीं है। कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो कहेंगे शपथ पत्र आप बनवा के लाइए। तो ये शपथ पत्र हिंदी में बोल देते हैं हल्फनामा को, और इंग्लिश में भी एफिडेविट। तो एफिडेविट भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, एफिडेविट, और इसी को हिंदी में शपथ पत्र, उर्दू में क्या बोलते हैं? हल्फनामा। आपका 14वां लफ्ज है हिरासत। जैसे ही कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसको क्या लिया जाता है? हिरासत में लिया जाता है। इसका हिंदी भी हिरासत ही होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं कस्टडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कस्टडी। और इसको हिंदी में हिरासत और उर्दू में भी हिरासत ही बोलते हैं। आपका 15वां लफ्ज है जमानत। जमानत जैसे कोई शख्स जेल चला गया तो वो जमानत तो छूट कर आता है, इसको हिंदी में जमानत ही बोलते हैं, और
इंग्लिश में बोलते हैं बेल। तो बेल तो हर कोई जानता है कि बेल हो गया, फलां शख्स से जेल गया था और जेल जाने के बाद जज ने उसको बेल दे दिया, तो बेल जानता है। लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? जमानत, और उर्दू में भी इसको जमानत ही बोलते हैं। आपका 16वां लफ्ज है रहमदिल। तो रहमदिल जो होता है, जिस इंसान के अंदर कोई कुछ देखता है उसके अंदर रहम आ जाए तो उसको बोलते हैं रहमदिल। और इसका हिंदी होता है दयालु, यानी ऐसा शख्स जिसके अंदर रहम पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? दयालु। और इसका इंग्लिश होता है कंपेशनेट। तो कंपेशनेट का हिंदी होता है दयालु और इसका उर्दू हो जाता है रहमदिल। आपका 17वां लफ्ज है साजिश। तो साजिश का जो हिंदी होता है वो होता है षड्यंत्र। क्या होता है? षड्यंत्र, यानी किसी को फंसाने के लिए अगर षड्यंत्र रचा जाता है, यानी साजिश रची जाती है, तो उसी को बोलते हैं उर्दू में साजिश, और इसी को हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्र। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कंस्पायरेसी। तो कंस्पायरेसी का हिंदी हो गया षड्यंत्र और उर्दू हो गया साजिश। आपका 18वां लफ्ज है वो है वजीर दिफा। तो वजीर दिफा को हिंदी में बोलते हैं रक्षा मंत्री। तो दोस्तों एक बात जहन नशी कर लें कि ऐसे जो अल्फाज हम लाते हैं, वजीर दिफा का रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर, तो ऐसे अल्फाज को आपको खुद से देख लेना है। और ये जो मिनिस्ट्री वगैरह है इसका हिंदी, उर्दू और इंग्लिश खुद से याद करना, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वज़ीर दिफा का जो हिंदी होता है रक्षा मंत्री, और इसका इंग्लिश होता है डिफेंस मिनिस्टर। और हमने मतलब पिछले वीडियो में आपको जो पढ़ाया था वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर हम पढ़ा चुके हैं। आपका 19वां लफ्ज़ है मुकाबला। तो मुकाबला का हिंदी होता है प्रतियोगिता। जैसे कोई बच्चा कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठता है तो वो क्या देता है? प्रतियोगिता या मुकाबला करता है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन तो बहुत प्रचलित लफ्ज़ है, इसका हिंदी हो जाता है प्रतियोगिता, और इसी को उर्दू में बोलते हैं मुकाबला। उर्दू में क्या बोलते हैं? मुकाबला। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका असिस्टेंट ट्रांसलेटर यानी सहायक उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम जो होना है, तो आप इस भ्रम में न रहें कि नहीं होगा, ये होकर रहेगा। आप इस बात को नोट कर लें, ये होकर रहेगा, किसी के भ्रम में न रहें। बहुत सारे यूट्यूबर ये भ्रम फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, तो आप इस भ्रम में न रहें, आप अपनी तैयारी जारी रखें और हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। आपका 20वां लफ्ज़ है एजुकेशन मिनिस्टर, वज़ीर तालीम। तो वज़ीर तालीम का जो हिंदी होता है शिक्षा मंत्री, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर का हिंदी हो गया शिक्षा मंत्री, और इसी को उर्दू में बोलेंगे वज़ीर तालीम। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको ये क्लास? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।